नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला, जो एक महत्वपूर्ण एक सिलेबस का टॉपिक है और कोई सा भी एग्जाम हो अक्सर उसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पूछ लिया जाता नहीं है, पूछे ही जाते हैं। तो कोई सा भी एग्जाम हो, कौन सा कंपटीशन का, है ना। शुरू करेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे और पहले उसका समझते हैं कि राजस्थान की कला में अपने को पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना क्या क्या है, पहले उनके सिलेबस जितना भी है, कौन कौन सा टॉपिक अपन को राजस्थान की कला में कवर करना है, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में टॉपिक वाइज अपन आगे बढ़ेंगे और डिटेल में उन सभी टॉपिकों को अपन, है ना। तो बस मेरा निवेदन इतना ही है, जब भी आप क्लास देखो, नोट और पेन दोनों लेकर बैठना, साथ साथ में आप अपने नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हो। शुरू करते हैं आज की क्लास, चलें। हाँ, टॉपिक कौन सा है अपना? राजस्थान की कला। राजस्थान की, भाई राजस्थान है तो राजस्थान में जो सबसे प्रसिद्ध है वो एक कला है, जिसको आर्ट बोलते हैं, जिसको आर्ट बोलते हैं, है ना। बाकी जो देश हैं या अन्य जो जगह है उनके पास राजस्थान की जैसी कला कहीं पर भी, कौन कौन सी कला है वही तो पढ़ना है अपन को, है ना। राजस्थान की कला की मैं बात करूं तो इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ना है, कौन सा? पहला वो है राजस्थान की स्थापत्य कला। कौन सी? स्थापत्य, राजस्थान की स्थापत्य कला। और राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत भी कई टॉपिक आते हैं, केवल एक टॉपिक ये नहीं, बहुत जगहों की स्थापना हुई है, उनको बनाया गया है ना। वो पुराने समय में उनको अपन को पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना। तो पहला है अपना दूरक स्थापत्य, दूरक स्थापत्य, दूरक स्थापत्य, है ना। दूसरा है कौन सा? जल स्थापत्य, जल स्थापत्य। बहुत सारी बावड़ियां बनाई गई हैं जो पानी इकट्ठा करने के स्रोत है, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो एक तरह से देखा जाए तो लगभग मरुस्थलीकरण में आ जाता है, शुष्क क्षेत्र आ जाता है, आता है ना शुष्क क्षेत्र। उनकी वजह से यहाँ जो पहले का समय था वहां पर पानी की कमी थी, पानी की कमी थी। तो जो बारिश का पानी है, बरसात का पानी है, वो इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे साधन लोग बनाते थे, उन्हीं को पढ़ना है जल स्थापत्य। उन्हीं को क्या करना है? जल स्थापत्य में पढ़ना। अगली मैं बात करूं तो राजस्थान कहीं पर भी देखा जाए ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर मंदिर नहीं, जहां पर मंदिर नहीं। राजस्थान की वो भूमि है संत जितने भी महान संत हुए तो वो है राजस्थान की तरफ, मंदिर भी बहुत है उनके। और आज का जो समय है, आज के समय में तो ऐसा कोई गांव भी नहीं है जहां पर
किसी ना किसी देवताओं के मंदिर, है ना। पग पग पर भूत, पग पग पर भोपा। उसी प्रकार है पग पग पर क्या, देवता। पग पग पर क्या है, देवता। जब भी ऐसा आ जाए, अब तो क्या होगा, कोई भूत दिख गया, कोई और दिख गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, वही देवताओं की चर्चा राजस्थान की कला के अंतर्गत अपने को। तो अगला कौन सा हो गया, मंदिर स्थापत्य। मंदिर कोई महत्वपूर्ण क्या है, मंदिर है। जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। अगली टॉपिक की बात करूं इसी के अंतर्गत, तो है हवेलियां। कौन सी, हवेलियां, बड़ी बड़ी मंजिलें, हवेलियां। छतरियां, क्या पढ़ना है, छतरियां। छतरियां, और भी क्या पढ़ना है, बावड़ी। नाम सुना होगा रामदेव जी की बावड़ी, सुना ना। हाँ, ऐसी अनेकों बावड़ियां हैं राजस्थान में, तो उनको अपन को डिटेल वाइज पढ़ना है। डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो भैया ये जो एग्जाम सेंटर वाले हैं ये अपनी नस काट देंगे। नहीं काट देंगे तो पेपर देखना, जो रीट फर्स्ट लेवल का बात है। अगला पांचवा है मेरे पास, वो है एक टॉपिक है, इंडो सार्वजनिक शैली। सार्वजनिक शैली, ये 5 टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, ये पढ़ना है राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत। राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, और अभी भी मैं बता रहा हूं, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो या किसी भी किताब को आप पढ़ो, सबसे पहले तो उसका टॉपिक आपको याद होना जरूरी है। टॉपिक याद होना जरूरी है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई भी चीज अपन पढ़ रहे हैं, ये कौन से टॉपिक की है, कहाँ की बात हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहीं पर भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, किसी भी किताब को पढ़ लो। मैं कोई कहानी बता दूं या आप सीधी कोई काम कर रहे हो, तो बीच में से मैं एक दिन की कहानी बताऊं किसी की भी, तो आप उसको याद नहीं रख पाओगे। कितना भी रट भी लोगे ना, तो भी वो 2 या 4 दिन आपको याद रहेगी। लेकिन आप अपने अंदर ही झांक के देख लो, जब आप अपनी मेमोरी को घुमाते हो, जब से आपने समझ पकड़ी, तब से कोई बात है वो पूछी जाए तो आप कर्मागत बता दोगे। लेकिन उसमें से एक बात को पूछ लो या आपको याद करने के लिए बोल दूं, तो आप उसको याद नहीं रख पाओगे। तो किसी भी चीज को पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो शुरू से पढ़ा करो, उसकी जड़ के अंदर जाकर शुरू किया करो, वो बात आपको याद रहेगी। कम से कम उसका सारांश है वो तो आपको याद रहेगा, है ना। हाँ, तो इन टॉपिकों को ध्यान में रखकर अपने को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक मैं बात करूं राजस्थान की कला का, वो टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला। अगला में टॉपिक है हस्तशिल्प। कौन सा, हस्तशिल्प। चौथा टॉपिक है
लोक प्रदर्शन कलाएं, ये कौन सी होती है? जनता को दिखाने वाली कला, जनता को दिखाने वाली कला, यानी लोगों के बीच में जाकर क्या करना? प्रदर्शन करना, लोगों के बीच में जाकर प्रदर्शन करना। और वो दो कला है, कितनी कला है? दो है। एक कला और कह सकते हो, वो भी एक कला ही है ना? तो मुख्य रूप से अपन को देखें तो दो कला है, एक तो है लोक नृत्य, कौन सी? लोक नृत्य, और दूसरी है लोक नाट्य। दूसरी कौन सी है इसके अंदर? लोक नाट्य। लोक नाट्य, ये दो है, ये अपन पढ़ेंगे। संगीत जो कला है वो भी एक प्रकार की प्रदर्शन कला ही है। कौन सी कला है? प्रदर्शन कला ही है। ये चार टॉपिक तो मुख्य हो ही गई। पांचवा टॉपिक है वेशभूषा और आभूषण। कौन सा है पांचवा टॉपिक? वेशभूषा और आभूषण, है ना? जिसके द्वारा श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, वही है वेशभूषा और आभूषण। क्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी? नहीं, हमारी जो राजस्थान की धरती है वो है संतों की धरती, जहां पर संतों का आदर किया जाता है। अब की मैं बात नहीं कह रहा, लेकिन पहले के समय में बहुत आदर करते थे लोग, किसकी? संतों की। तो पढ़ना है संत, इनका क्या पढ़ना है? धार्मिक, धार्मिक, संतों का क्या पढ़ना है? धार्मिक जीवन। इसी के साथ जो लोक देवता हुए, कौन? लोक देवता, उनका भी धार्मिक जीवन अपन को पढ़ना, धार्मिक जीवन पढ़ना। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? इसी के साथ सातवां टॉपिक है वो जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण शब्दावली रह भी जाती है, महत्वपूर्ण शब्दावली रह भी जाती है, तो आखिर में अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अपन को क्या क्या, इसके अलावा अपन को क्या क्या, इसी के साथ साथ अपन जितने भी जो पुरस्कार मिले हैं वो इसी में पढ़ लेंगे, है ना? हाँ, ये अपना सिलेबस है। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कौन सी? राजस्थान की स्थापत्य कला। कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं? राजस्थान की स्थापत्य, राजस्थान की स्थापत्य कला। जितने भी टॉपिक हैं डिटेल वाइज इनको पढ़ेंगे, है ना? बस ध्यान देकर पढ़ना। ऐसे ना कि क्लास चल रही है आप उबासी ले रही हो, तो मम्मी को बोलो मम्मी चाय पिला दे, मम्मी चाय पिला दे, तुम्हारा लाडला तैयारी कर रहा है। राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने अलग अलग टॉपिक पढ़ा था, और उसका पहला टॉपिक है कौन सा? दूरक स्थापत्य, दूरक स्थापत्य, दूरक स्थापत्य, दूरक स्थापत्य। भैया दूरक स्थापत्य क्या होता है? जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको रहने के लिए अपना स्थान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? कोई भी राजा है उनको रहने के लिए अपना एक स्थान चाहिए, अपना एक गढ़ बनाया हुआ है, बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ है, उनके अंदर राजा बैठकर
लोगों को आदेश दे रहा है, अपनी सेना से काम करवा रहा है ना। हाँ, उसी गढ़ के अंदर दूर दराज के जो राजा महाराजा हैं उनसे मिलने के लिए आता है, कोई भी काम करता है। यानी राजा के बैठने की जो जगह है वो है, वो कौन सी है? दूर। कितने प्रकार का होता है? क्या इसके भी प्रकार हैं? हाँ, इसके भी प्रकार हैं। ये होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। कौन से ग्रंथ के अनुसार? वो है शुक्र नीति के अनुसार। कौन से ग्रंथ के अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। ये क्या है? शुक्र नीति क्या है? यह है एक ग्रंथ। क्या है? ग्रंथ। किसने लिखा था? ये लिखा था गुरु शुक्राचार्य ने। किसने लिखा था? गुरु शुक्राचार्य। बहुत बड़े गुरु हुए थे। जिस प्रकार आप कौटिल्य की, अन्य की जो आप पुस्तकें पढ़ते हो, उसी प्रकार इनका एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है शुक्रा नीति। क्या नाम है? शुक्रा नीति। हाँ, इसका एक नाम और भी है। वो नाम है शुक्रा नीति सार। शुक्रा नीति सार। शुक्रा नीति सार। इसने क्या लिखा है ऐसा जिनमें दुर्गों का भी वर्णन होता है? इसमें लिखा हुआ है कि एक जो राजा होता है वो अच्छा कार्य कैसा कर सकता है। अच्छा कार्य कैसा कर सकता है? कोई भी राजा हो वो अच्छा कार्य कैसे कर सकता है। दूसरा लिखा है इसमें दंड का नियम। किसका नियम? दंड का। दंड का। दंड का नियम है प्रजा की रक्षा कैसे करनी है, राजा को प्रजा की रक्षा कैसे करनी। ये जो वर्णन मिलता है ये मिलता है शुक्र नीति। शुक्र नीति किसमें मिलता है? शुक्र नीति में। किसमें मिलता है? शुक्र नीति में। इस ग्रंथ का आपको नाम याद रखना। 9 प्रकार कौन कौन से हैं ध्यान देना। यानी जो एक राजा का काम होता है, राजा को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो मिलता है शुक्र नीति ग्रंथ में। किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है गुरु शुक्राचार्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखे गए? गुरु शुक्राचार्य के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, इसमें जो 9 वर्णन है, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं? 9 प्रकार के। पहला है, यहाँ पर हेडिंग आ रही है, दुर्ग के प्रकार या दुर्ग स्थापत्य के प्रकार। पहला जो प्रकार है ध्यान देना, उसका नाम है एरण। क्या नाम है? एरण। पहले का क्या नाम है? एरण। ये क्या कहां पर होता है? कैसा दुर्ग होता है? एरण है उनका जो मार्ग होगा, एरण का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा? इसका जो रास्ता होगा जाने का या आने का, उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर, यानी अति कठिन मार्ग। कठिन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कठिन कह सकते हो। जो मार्ग होगा वो दुर्गम होगा, झाड़ियों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ। बात समझ में? हाँ, मार्ग होगा वो किससे भरा होगा? कांटों, झाड़ियों। जैसे उदाहरण बताओ सर जी। मैं उदाहरण भी तो चाहिए ना।
हाँ बिल्कुल। उदाहरण बताऊं तुम्हें, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कभी जाना रणथंभौर। रणथंभौर, रणथंभौर का जो दुर्ग है, उनका जो रास्ता है वो कांटों से, पत्थरों से भरा हुआ। दूसरा जो प्रकार है अपना, वो कौन सा है? वो है पारिक। क्या नाम है? पारिक। कौन सा दुर्ग है? पारिक। इसमें क्या होता है? पारिक दुर्ग, या तो नाम लिखना पारिक दुर्ग। इसके अंदर क्या होता है सर? पारिक दुर्ग है, इसके चारों तरफ क्या होगी? चारों बड़ी बड़ी खाइयां होगी। क्या होगी? बड़ी बड़ी खाइयां। यानी सुरक्षा के लिए वो चलाते हैं ना, यूपी वाले, जो योगी जी महाराज है अपने मुख्यमंत्री यूपी का, वो राजा करते क्या, सैनिकों को लगाते और दूर के चारों ओर, यानी एक तरह का गड्ढा कह सकते हो, चारों ओर क्या खोद देते? गड्ढा, खाई खोद देते। खेत के होते हो ना, जब वो क्या नाम है, खेत के चारों ओर कई लोग लगाते हैं ना खाई, वही खाई, यानी चारों ओर क्या लगा देते? खाई लगाते हैं, जिस दुर्ग के चारों ओर क्या लग जाती है? खाई, बड़ी बड़ी खाई, ताकि लोग हैं वो आ या ना जा सके। पैदल कोई भी चलने वाला है वो आ या जा नहीं सकता, राजा की या वहां के सैनिकों की अनुमति के बिना। उस दुर्ग का नाम था पारीक। क्या नाम था? पारीक। क्या नाम था? पारीक। समझ में आ रहा है? हाँ। अगला दुर्ग है, वो है कौन सा? पारीद। कौन सा दुर्ग है? कौन सा दुर्ग है? पारीद दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? पारीद दुर्ग। इसमें क्या होता है? हम्म? हाँ, इसके चारों ओर क्या लगी होगी? बड़ी बड़ी दीवारें। बड़ी बड़ी क्या होंगी? दीवारें। या फिर क्या होगा? प्रचार। क्या होगा? प्राचीर। क्या होगा? प्राचीर। अब आप बोलोगे प्राचीर क्या होता है ना, समझ से है ना? प्राचीर क्या होता है? तो प्राचीर ये होता है कि ये बहुत लंबी क्या होगी? दीवार होगी। चौड़ाई में क्या होगी? अधिक होगी। चौड़ाई में क्या होगी? अधिक होगी। और बहुत लंबी होगी। बहुत क्या होगी? लंबी। और इस पर बराबर क्या दौड़ सकते हैं? घुड़सवार हैं या घोड़े हैं, वो लगभग 7 या 8 घोड़े बराबर दौड़ सकते हैं। इतनी लंबी चौड़ाई में क्या होगी? दीवार होगी। इसका नाम है प्राचीर। क्या नाम है? प्राचीर। क्या नाम है? प्राचीर। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये होती है प्राचीर। एक साथ में बहुत संख्या में क्या दौड़ सकते हैं? घोड़े, घुड़सवार दौड़ सकते हैं। जिस प्रकार सड़क होती है उसी प्रकार दीवार के ऊपर जगह होती है, चौड़ाई में अधिक होती है। चौड़ाई में क्या होती है? अधिक होती है। चलो आगे देखते हैं। ये तीन पढ़ लिए हैं, कौन कौन सी? एरण, पारिक और पारीत। एरण, पारिक और चौथा है, वो है वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन।
वन दुर्ग। अब कई राजा महाराजा ऐसे भी वहां उस समय हुआ करते थे जो जंगल के अंदर रहते थे, उनका जो गढ़ था वो जंगल के अंदर रहता था। आज भी होता है शहरों के अंदर, आज भी होता है। आज भी आपने नाम सुना होगा फार्म हाउस। फार्म हाउस होता है ना, यहाँ पर तो नहीं मिलेगा राजस्थान के अंदर, लेकिन शहर में जाओगे आप, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बम्बई हो, वहां पर चले जाना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना एक खुली जगह में घर बंगला बनाते हैं। उस घर के चारों ओर स्विमिंग पूल भी होता है, गार्डन जो बगीचा गार्डन कहते हो, बगीचा भी होता है ना, सारी व्यवस्था वहां पर होती है। बस खेत के अंदर वो शांति चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। उसी प्रकार जो राजा महाराजा थे वो वन के अंदर अपना क्या बनाते थे, गढ़ या दुर्ग बनाते थे, है ना। ये जो वन दुर्ग था ये किसके बीच में था, जंगल के बीच में या वन के बीच में, वन के बीच में। वन के बीच में जो दुर्ग होता है उसका नाम है वन दुर्ग। और क्या नाम है, वन दुर्ग। तो संगल, कौन सा, संगल यानी जंगल कह सकते हो, एक प्रकार से क्या कह सकते हो, जंगल कह सकते हो। पांचवे की मैं बात करूं तो वो है कौन सा, धनवन, 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 धनवन दुर्ग, कौन सा दुर्ग, धनवन दुर्ग। अरे समझ में तो आ रहा है ना, धनवन दुर्ग। ये दुर्ग कैसा होता था, ये दुर्ग है वहां पर होता था जहां पर कौन सा एरिया था, मरुस्थल का, कौन सा, मरुस्थल, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां पर क्या नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, या कह सकता हूं निर्जल स्थल पर, निर्जल स्थल पर, जहां पर क्या नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं। उस दुर्ग का क्या नाम है, उस दुर्ग का नाम है धनवन दुर्ग। क्या नाम है, धनवन दुर्ग। यहां तक समझ में आया क्या, अरे बताओ। छठा दुर्ग कौन सा है, छठा दुर्ग, छठा दुर्ग है जल, कौन सा, जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, जल। नाम से ही पता चल रहा है जो कहां पर होगा, पानी के बीच में, कहां पर होगा, पानी के बीच में, यानी चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ विशाल जल राशि होगी, क्या होगी, विशाल जल राशि, विशाल क्या होगी, जल राशि होगी। चारों तरफ पानी ही पानी होगा, में पानी पानी हो गई, वही बात, चारों तरफ क्या होगा, पानी ही पानी होगा। वो कौन सा दुर्ग होगा, वो होगा जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग होगा, जल दुर्ग। अगले दुर्ग की मैं बात करता हूं तो वो है अपना गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग, गिरि दुर्ग। गिरि किसको कहते हैं, पहाड़ियों को या पर्वत को, पहाड़ियों या पर्वत को, जो कहां पर होगा, ऊंचे पर्वत पर, कहां पर होगा, ऊंचे पर्वत पर, कहां पर होगा, ऊंचे पर्वत पर। जो दुर्ग पहाड़ पर स्थित होता है, कहां पर, पहाड़ों पर,
उस दुर्ग को कहते हैं क्या? गिरि दुर्ग। क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं? गिरि दुर्ग। अगला है सैन्य दुर्ग। अगला कौन सा है? सैन्य दुर्ग। सैन्य, ये कौन सा दुर्ग होता है? ये होता है चतुर। बेटा ना, वो तो बहुत चतुर निकली, बहुत चतुर निकली। चतुर जो सैनिक होते थे उस समय में, कौन से सैनिक? चतुर सैनिक। चतुर जो सैनिक है वो सभी, या कह सकते हो सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ जो सैनिक है जिस राजा के, जिस राजा के क्या है? श्रेष्ठ सैनिक है, उनसे युक्त, चतुर सैनिकों से युक्त। या फिर कौन सा सैनिक होना चाहिए? श्रेष्ठ सैनिक। ठीक है, उस राजा के पास कौन सा सैनिक होना चाहिए? श्रेष्ठ सैनिक होना चाहिए। उस दुर्ग को कहते थे सैन्य दुर्ग। क्या नाम था? सैन्य दुर्ग। अगला दुर्ग है वो है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कौन सा दुर्ग? सहाय दुर्ग। सहाय, कौन सा दुर्ग है? सहाय दुर्ग। जो क्या होते थे? इस राजा के पास बड़े बड़े योद्धा होते थे, वीर होते थे। क्या होते थे? बड़े बड़े योद्धा है, वीर है, और उनके बंधुजन क्या होते हैं? साथ में होते। बंधुजन क्या होते हैं? साथ में होते। उनके जितने भी भाई बंध हैं वो सभी साथ में होते हैं, और जिनके पास बड़े बड़े वीर योद्धा होते थे उनका जो दुर्ग होता था, या वीर जिस दुर्ग में रहते थे उस दुर्ग का नाम था सहाय। कौन कौन रहते हैं? वीर, और दूसरा बंधु, दूसरा बंधु। ये जिस दुर्ग में रहते थे, जिस राजा के शामिल में होते थे, साथ में होते थे, या साथ में रहते थे, बंधुजन, वीर, योद्धा जितने भी ये साथ में रहते थे, उस दुर्ग का नाम है सहाय। ये है 9 दुर्ग। कितने प्रकार के दुर्ग है? 9 प्रकार के दुर्ग है, जो कहां पर बने हुए हैं? राजस्थान में बने। कहां पर बने हुए? राजस्थान में बने बने। लेकिन है किसके अनुसार ये है शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। लेकिन भाई साहब बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है ना मेरे बाबू, यहां पर बात खत्म नहीं होती। तो एक और विद्वान हुआ था, एक विद्वान और हुए थे, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कोटिल। क्या नाम था? कोटिल। क्या नाम था? कोटिल। कौटिल्य ने भी अपनी किताब लिखी है ना। वो राजा का वर्णन कर रहा है कि राजा न्याय कैसे करेगा, अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। लेकिन उसी का भाई, बड़ा भाई कौटिल्य, ये भी लोगों को समझाता है कि एक राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है। और उन्होंने दुर्गों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर दिया। कौटिल्य ने कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। कौन कौन सा? ये व्यक्ति लंबा चौड़ा नहीं है, ये इसकी तरह नहीं है कि जो वीर रहेंगे उसका अलग दुर्ग होगा, चतुर सैनिक जिसके राजा के साथ में होगा, या चतुर सैनिक जहां पर होंगे उस दुर्ग का नाम अलग होगा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने सीधा कह दिया 4 प्रकार के होते। कौन कौन से? ध्यान
एक तो होता है कौन सा है? हाँ, उदक। कौन सा होता है? उदक। अब उदक है ना, ये ध्यान रखना, ये जो जल दुर्ग है इसी का नाम है। किसका नाम है? जो जल दुर्ग है ना इसी का नाम है उदक। जो चारों ओर क्या होती है? दुर्ग के चारों ओर पानी ही पानी होता है, विशाल मात्रा में जल होता है। विशाल मात्रा में क्या होता है? जल होता है, उसको कहते हैं उदक। उसको क्या कहते हैं? उदक कहते हैं। इसने कहा भैया जहां पर चारों ओर क्या हो? पानी पानी हो। जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो? पानी ही पानी हो, जल ही जल हो, या इसका दूसरा नाम कह सकते हो जल दुर्ग। क्या नाम कह सकते हो? जल दुर्ग। दूसरा कौटिल्य ने बताया कौन सा? पार्वत। कौन सा दुर्ग? पार्वत। तो कहां पर हो? पर्वतों पर हो, पहाड़ों पर हो। कहां पर हो? पहाड़ों पर। ये लो, पहाड़ों पर। तो दुर्ग कहां पर हो? पहाड़ों पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? पहाड़ों पर। तीसरा इन्होंने बताया कौन सा दुर्ग है? हाँ, वही रावण। कौन सा दुर्ग? रावण। जहां पर क्या ना हो? ये पढ़ा ना अभी, धनवन। जो मरुस्थल में हो, जहां पर पानी की मात्रा न हो। पानी की मात्रा न हो। कहां पर हो? मरुस्थल में, और जहां पर पानी की मात्रा न हो, पानी की समस्या हो, उसका नाम है धनवन या दहानवन। कहां पर होगा भैया? मरुस्थल में। कहां पर होगा ये दुर्ग? मरुस्थल में, या जहां पर क्या होगा? निर्जल जगह होगी, पानी की समस्या होगी। कौन सी समस्या होगी? पानी की। जहां पर पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा। ये तीन प्रकार हो गए। एक और बताया था इसने, वो है वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन। कौन सा दुर्ग है? वन दुर्ग। यहां तक बात समझ में आई क्या? ये है दुर्गों के प्रकार। किसके किसके अनुसार पढ़ लिए अपन ने? एक तो शुक्र नीति, जो ग्रंथ किसने लिखा था? शुक्राचार्य ने। उनके अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं, और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग। 4 प्रकार के दुर्ग हैं। इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। बोलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ेगा। अगली क्लास कल आपको मिलेगी, या अगले चैप्टर में, लेक्चर आर में अपन पढ़ेंगे। आगे से शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। बस आप जुड़ते रहे हमारे साथ, और लगातार देखते रहे, और नोट्स है वो साथ में बनाते हैं। अब की बार सिलेक्शन पक्का। धन्यवाद। राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।